7वें दिन माँ कालरात्रि के पूजन का दिन होता है। यह रूप माँ के दूसरे रूपों से बिल्कुल अलग है। माँ इस रूप में गधे पे सवार होती हैं। माँ कालरात्रि के लिए कहा जाता है कि जब माँ चंडमुंड से युद्ध करने के लिए गई तब उन्होंने इस रूप को लिया और राक्षसों का विनाश कर दिया। बता दें, माँ कालरात्रि का भोग गुड़ है। नवरात्रि के 7वें दिन उन्हें इसी का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि को श्रृंगार स्वरूप काले नीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। माँ का विशेष मंत्रों से आवाहन करने पे वे बेहद खुश होती हैं। इस प्रकार नवरात्रि में माँ कालरात्रि का रूप बेहद अलग होता है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। इसे लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को नई दिल्ली में संगठन के पदाधिकारियों और अहम नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक पार्टी के 11 अशोक रोड स्थित दफ्तर में हुई। इसमें केंद्र मंत्री और पार्टी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्र मंत्री राधा मोहन सिंह, संगठन सचिव BL संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन सचिव सुनील बंसल शामिल हुए। बता दें, यह बैठक हर मतदाता तक पहुंचने के लिए संगठन, उसके कैडर और नेताओं को शामिल करने के लिए रणनीति और कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। जानकारी के अनुसार पार्टी अहम चुनावों से पहले लगभग 100 दिनों में 100 कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। इस रणनीति बैठक में मतदान से 100 दिन पहले मतदाताओं से जुड़ने के पार्टी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत योजना भी तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि हर मोर्चे को विधानसभा क्षेत्रवार और कार्यक्रमों और बैठकों को पूरा करने के लिए तय दिनों का समय दिया जाएगा। हर मोर्चे को हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाना है। सूत्रों के मुताबिक इस सूची में पन्ना प्रमुख सम्मेलन, मंडलवार 6 क्षेत्रों में सदस्यता अभियान, हर बूथ पर 100 सदस्यों को शामिल किया जाना है। साथ ही उन 81 सीटों पर रैली करना भी शामिल है जिन पर पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार मिली थी। दिल्ली में बुलाई गई बैठक न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है, बल्कि अपने कैडर और नेताओं को एक एक वोटर तक कैसे पहुंचाना है, इस पर भी विचार होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल शुरू होने वाले हैं। इसको लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें, 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की थी। भाजपा ने 403 सीटों पर से 312 पर जीत दर्ज की थी। पार्टी का वोट शेयरिंग 39.67% था। समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें, बसपा को 19 और कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थीं। बड़े निवेशकों में शुमार राकेश झुनझुनवाला अगले साल तक देश में नई विमानन कंपनियां शुरू करने जा रहे हैं। आकाशा एयरलाइन नाम से इस कंपनी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सोमवार को मंजूरी भी मिल गई। जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को ही झुनझुनवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मोदी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की फोटो भी साझा की थी। आकाशा एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, भारतीय एक्सप्रेस की कठिन प्रतियोगिता के बीच आकाशा एयरलाइन ने प्रवेश किया है। हम नए इनोवेशन के साथ आ रहे हैं। यात्रियों को सस्ता टिकट मिलेगा और आरामदायक सफर होगा। बता दें, राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के बादशाह कहे जाते हैं। वह ऐसे समय में नई एयरलाइन की शुरुआत कर रहे हैं जब ज्यादातर विमानन कंपनियां घाटे में चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले उन्होंने कई निजी विमानन कंपनियों के बड़े अफसरों के साथ बैठक की है। इसके अलावा वह कई बड़े विशेषज्ञों से राय भी ले चुके हैं। आकाशा एयरलाइन ने यात्रियों को नए अंदाज में सफर कराने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि उनके विमान छोटे से छोटे एयरपोर्ट पर भी आसानी से उतर सकेंगे। साथ ही झुनझुनवाला ने कहा कि वह आकाशा में 40% हिस्सेदारी रखेंगे। इस कंपनी के पास अगले 4 वर्ष में 180 सीटें क्षमता वाले 70 विमान होंगे। उत्तर भारत में अचानक से मौसम करवट ले सकता है, जिससे तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की भी संभावना बन रही है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का दबाव बन रहा है। चक्रवाती तूफान का नाम जवाद है। इसका असर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर पड़ेगा। दिल्ली, NCR, हरियाणा और पंजाब भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तूफान की वजह से अचानक तेज बारिश और आंधी चलने की संभावना है। इसकी तीव्रता काफी ज्यादा होगी, जिससे पेड़ और जर्जर मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी है।
उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर हिस्सों से मानसून का समापन हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 अक्टूबर को जोरदार बारिश होने के आसार हैं। बता दें 12 अक्टूबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बरसात होने की संभावना है। वहीं पूर्व उत्तरी भारत, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होने की संभावना है। देश में कोयले की कमी और इसके चलते बिजली संकट गहराने की आशंका के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। सोमवार को उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और दोनों मंत्रालय के अधिकारी गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं। बैठक में एनटीपीसी के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। बता दें, देश में कई राज्यों ने कोयले की भारी कमी के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी दी है, लेकिन कोयला मंत्रालय का कहना है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त सूखा ईंधन उपलब्ध है। मंत्रालय ने बिजली आपूर्ति में व्यवधान को लेकर किसी भी डर को पूरी तरह से गलत बताकर खारिज कर दिया है। हालांकि रविवार को कोयले की कमी से देश में 13 थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोयले की कमी को लेकर कहा कि यह सही है कि समस्या है। हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम या तो इसे एनटीपीसी से खरीदेंगे या निजी कंपनियों से, लेकिन आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बनी है, उसके पीछे कुछ कारण है। केवल बिहार में समस्या नहीं है, यह हर कहीं है। अफगानिस्तान में हालात को लेकर मंगलवार को होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस सम्मेलन में तालिबान की ओर से सत्ता का नियंत्रण हासिल करने के बाद युद्धग्रस्त देश में बनी स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के एजेंडे में अफगानिस्तान में मानवीय ज़रूरतों को लेकर प्रतिक्रिया, सुरक्षा स्थिति, आतंक के खिलाफ लड़ाई और मानव अधिकार पर विचार विमर्श जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, G20 के इटली की अध्यक्षता की ओर से निमंत्रण पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर वर्चुअल माध्यम से होने वाली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन इटली कर रहा है, जो G20 का वर्तमान अध्यक्ष है। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अफगानिस्तान के हालात पर SCO ASTO आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर हाल ही में न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए थे। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 13 अक्टूबर यानी बुधवार तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान की तरफ से एक नई याचिका दाखिल की गई। आर्यन की पैरवी करने के लिए हिट एंड रन केस में सलमान खान का पक्ष रखने वाले वकील अमित देसाई कोर्ट पहुंचे। हालांकि अब इस केस की सुनवाई 13 अक्टूबर को विशेष NDPS कोर्ट में होगी। इधर NCB ने भी जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। आर्यन खान के वकील सतीश मनशिंदे ने कहा कि यह स्वाभाविक है, अगर कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर दे, हम इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज। बता दें, आर्यन खान की जमानत याचिका इस आधार पर दाखिल की गई है कि उसके पास से किसी भी तरह की ड्रग्स बरामद नहीं हुई और आरोपियों के साथ उसकी कोई मिलीभगत भी नहीं थी। साथ ही इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला है कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया था। बता दें, शुक्रवार को एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि अदालत के पास उसके आवेदन को सुनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस मामले में वो आरोपी भी शामिल है जिन्हें 3 साल से अधिक जेल की सजा मिल सकती है। ऐसे में यह मामला विशेष NDPS की ओर से विचारणीय हो जाता है, जिसके लिए इस प्रकार की जमानत याचिका पर विचार करना सही रहेगा। अदानी पोर्ट ट्रस्ट ने सोमवार को कहा कि उनके टर्मिनल पर अब ईरानी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले कार्गो शिपमेंट नहीं लिए जाएंगे। यह फैसला 15 अक्टूबर से लागू होगा। अदानी समूह की तरफ से यह कदम गुजरात की मुद्रा पोर्ट से एक कार्गो से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद उठाया गया है। अदानी समूह ने अपने फैसले की जानकारी देते हुए कहा,
15 नवंबर से अदानी पोर्ट ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले कार्गो को नहीं लेगा। यह एडवाइजरी अदानी के संचालन और नियंत्रण वाले सभी टर्मिनल्स पर लागू होंगी। इससे पहले 13 सितंबर को अदानी समूह की ओर से संचालित गुजरात के मुद्रा पोर्ट से 2 कंटेनरों में 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। बताया जा रहा है कि यह कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से आया था, जहां तालिबान के आने के बाद नशीली पदार्थों की तस्करी बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। बता दें, DRI ने 2 दिन पहले ही मुंबई से 25 किलो हेरोइन पकड़ी थी, जिसकी कीमत 125 करोड़ बताई गई। हेरोइन मुंबई के नवाहा शेप पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद हुई। बताया गया था कि यह कंटेनर ईरान से आया था और इसे मूंगफली के तेल की खेप के बीच छिपाकर लाया जा रहा था। इस मामले में DRI ने नवी मुंबई इलाके से जयेश सांघवी नाम के एक बिजनेसमैन को भी गिरफ्तार किया था। पिछले महीने इसी तरह मुंबई एयरपोर्ट से करीब 5 किलो हेरोइन के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, जिसकी कीमत 25 करोड़ बताई गई थी। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंधों में राहत मिलने और त्योहारी सीजन की शुरुआत का असर भारतीय रेल की कमाई पर दिख रहा है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में यात्रियों से रेलवे की कमाई में 113% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2020-21 के दौरान यात्रियों से होने वाली कमाई लाल निशान पर रह गई थी, क्योंकि महामारी के चलते साल के अधिकतर हिस्से के दौरान इसकी सामान्य सेवाएं बंद रही। वहीं अब तक रेलवे कोरोना वायरस महामारी से पूर्व के समय के मुकाबले चलने वाली ट्रेनों में से 96% को ट्रैक पर ला चुकी है। वर्तमान में रेल विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है और सामान्य सेवाओं को फिर से शुरू करना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ा की ओर से दाखिल की गई RTI के जवाब में रेलवे ने बताया कि यात्री किराए से पहले तिमाही में इसकी कमाई 4,921.11 करोड़ रही। वहीं दूसरी तिमाही में बढ़कर यह 10,513.7 करोड़ रुपए हो गई। वहीं जब देश में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में राहत दी गई है, रेलवे केवल विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसने अपनी सेवाओं की शुरुआत लंबी दूरी की ट्रेन के साथ की थी, लेकिन अब कम दूरी की ट्रेनों को भी थोड़ी से अधिक किराए के साथ विशेष ट्रेन के तौर पर चलाया जा रहा है। इस समय भारतीय रेलवे अपनी 1402 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन सामान्य किराए पे कर रहा है और 323 हॉलिडे स्पेशल ट्रेन सामान्य से थोड़े अधिक किराए पे चला रहा है। जानकारी देते हुए रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कमाई बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लोग अब व्यापार के साथ आनंद के लिए भी यात्रा करना शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में जहां यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए थे, वहां अब इन प्रतिबंधों में राहत दी जा रही है। अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंधों में राहत मिलने से लोगों के अंदर बाहर निकलने का साहस बढ़ गया है और इसकी वजह से रेल की कमाई में भी बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धिरमैया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आग्रह किया है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए राहुल को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से चर्चा में सिद्धिरमैया ने कहा, मैंने राहुल जी को सुझाव दिया है कि उन्हें अभी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोनिया जी अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रही हैं, बल्कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने राहुल जी को सुझाव दिया था कि जितनी जल्दी संभव हो आप नेतृत्व संभाल लिए।